नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं देश का पहला वेब ऑनलाइन न्यूज चैनल NewsFirst.tv। खबरों के सफर को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हरियाणा में शुरू हुआ चुनावी प्रचार, जहां रोहतक के महम में सोनिया ने किया रैली को संबोधित। वहीं करनाल में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। रैली के दौरान मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, तो वहीं सोनिया ने भी खड़े किए मोदी के किए गए वादों पर सवाल। पटना में रावण दहन के समय हुई भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़ी, 35 लोग समाये मौत के मुंह में, कई दर्जन लोग घायल। अमेरिकी हवाई हमलों से नाराज इस्लामिक स्टेट ने एक ब्रिटिश पत्रकार के सिर को किया कत्ल। नागपुर में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा ब्रॉडकास्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के करनाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि वह दानवीर कर्ण की इस धरती से चुनावी रैलियों को संबोधित करने की शुरुआत कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि वह हरियाणा में आकर घर जैसा महसूस करते हैं। मोदी ने यहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यदि प्रदेश की जनता विकास चाहती है तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे। मोदी ने यहां कांग्रेस मुक्त हरियाणा का नारा दिया। राज्य के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, जिनको पहले परखा है दोबारा उनका ट्रायल मत लीजिए। आप मुझे बताएं कि आपको कोई काम होगा तो चंडीगढ़ जाना सरल होगा या तिहाड़। जा चुके हैं। मैं उनका इस करण की नगरी, दानवीर राजा करण की नगरी में पहुंचने पर आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। नरेंद्र भाई वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करती दिखी। आज हरियाणा में जिले के महम में कांग्रेस की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर करारा वार किया। रैली को संबोधित करते हुए सोनिया ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी वादों को केंद्र में रखकर कहा कि जो चिल्लाता बहुत है वह सच्चा नहीं होता। रैली में सोनिया के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और अन्य नेता मौजूद थे। लोगों को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा, खोखले वादों से देश नहीं बनते, इसके पीछे बरसों की मेहनत और नेक इरादे होते हैं। देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में तमाम लोगों का खून पसीना बहा है, लेकिन आज बीजेपी ऐसा दिखावा कर रही है जैसा सब कुछ इनके आने के बाद हुआ है। असल में इन्हें दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताने में ही खुशी होती है। आंदोलन से लेकर आज तक हर चुनौती के समय यहाँ के बहादुर लोगों ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मैं आपकी इस महान धरती को प्रणाम करती हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव एक बार फिर आपके सामने है। चुनाव जब आते हैं तो कुछ राजनीतिक दल आपको गुमराह करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको कितने सपने दिखाए हैं, कितने खोखले वादे किए हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे देश में आजादी के बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं, और अब ये रातों रात सबकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो चुनावी वादे किए थे उसे पूरे करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? क्या महंगाई कम हुई? क्या गरीब की 2 वक्त की रोटी सस्ती हुई? क्या युवाओं को कोई रोजगार मिला है? 100 दिनों के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाने के इनके वादे का क्या हुआ? क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं?
बिल्कुल नहीं, कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि चुनाव के दिनों में आपको दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेना चाहिए। जो आपका वोट लेने के लिए आपकी भावनाएं भड़काते हैं, खोखले वादे करते हैं, ये उनसे सावधान रहने का समय। बहनों और भाई, देश एक दिन में नहीं बनते। किसी भी राष्ट्र का निर्माण वर्षों की मेहनत, नेक इरादे, समर्पण और त्याग की भावना से। वहीं आज से ताबड़तोड़ रैलियों का दिन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां मोदी ने हरियाणा से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, वहीं सोनिया गांधी ने भी हरियाणा से प्रचार की शुरुआत की। दूसरे दौर में मोदी ने महाराष्ट्र कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा 15 साल में क्या दिया सरकार ने। महाराष्ट्र की भीड़ रैली में महाराष्ट्र सरकार से पीएम मोदी ने 15 साल के कार्यकाल पर सवाल किए हैं। मोदी ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और एनसीपी का गोत्र एक है। मोदी के मुताबिक ये सभी पार्टियां राष्ट्रवादी नहीं बल्कि भ्रष्टाचारवादी हैं। महाराष्ट्र के किसान कर्ज में डूबे हैं। मोदी ने महाराष्ट्र को गुजरात का बड़ा भाई बताकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। रैली करते हुए दोनों ने कुछ अपने अपने शब्द बाणों से जनता को कुछ उत्साहित किया। आइए आपको सुनवाते हैं मोदी और सोनिया का बयान, जहां मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र पर रैली कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं सोनिया ने सिर्फ हरियाणा में संबोधन किया। आंदोलन से लेकर आज तक हर चुनौती के समय यहाँ के बहादुर लोगों ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। आप चाहते हैं मैं आपकी सेवा करूं, तो पूरे हरियाणा के भाइयों बहनों, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार चाहिए और मुझे विकास करने के लिए अवसर चाहिए। वहीं बिहार में गए तो थे मेला देखने, लेकिन क्या पता था कि उन पर ऐसी घटना घटित होगी। इस बार विजयादशमी का त्योहार बिहार की राजधानी के लिए एक खौफनाक मंजर लेकर आया। पटना के गांधी मैदान पर रावण दहन के लिए जुटी लाखों की भीड़ को पता भी नहीं होगा कि आने वाला पल उनके लिए मौत का सैलाब लेकर आएगा। रावण दहन के बाद लौट रही भीड़ एक अफवाह के बाद भगदड़ का शिकार हो गई। भगदड़ मचने से हुए हादसे कई लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। कलेजा चीर देने वाली ये चीख इस मैदान के चारों ओर सुनाई देगी, क्योंकि दिल दहला देने वाला जो हादसा यहाँ हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। समय था विजयादशमी के मौके पर रावण दहन का, जिसके बाद किसी ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि हाई वोल्टेज का तार टूट गया। वो बिजली का कहीं तार गिर गया है, उसी क्रम में उन्होंने भगदड़ करवा दिया। जिसके क्रम में एक बच्चा गिर गया सर, उसके क्रम में वो बच्चा चहर के सर, मतलब इस तरह से गिरने लगा आदमी सर कि एक पे चहर के सर इस तरह में भागने। देखते ही देखते यहाँ पर लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते लोगों में भगदड़ मचनी शुरू हो गई। करीब 33 लोग मौत के मुंह में समा गए। भारी तादाद में लोग घायल हो गए, जिन्हें पटना के PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर घायलों के परिजन अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। Much of rush, the push and pull, and due to this, there was a stampede kind of situation where people have run over the women and children, and nearly till now 25 people have died. There is a casualty figure of 25, and around 15 people are there which are under treatment. We are making all possible arrangement for the treatment. हादसे के काफी देर बाद बिहार के सीएम जीतन राम मांझी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। केंद्र सरकार की तरफ से हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, तो वहीं बिहार सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों को 3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट टीवी। बिहार में हुई इस दर्दनाक घटना पर राजनेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे मामले पर आइए आपको सुनवाते हैं राजनेताओं का क्या कहना है। घटना घटी कैसे और सरकार क्या कर रही थी? ये पहली बार तो नहीं है कि वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। हर साल लोग जुटते हैं, रावण दहन होता है, और उसके बाद जिस तरीके की सुरक्षा की कमी थी और हमको बतलाया गया कि सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ था, जबकि चारों तरफ से उसमें गेट है। यदि गेट यदि खुला रहता तो लोग बच सकते थे। में मोदी जी की रैली पर वहां हादसा हुआ था, 80 लोग घायल हुए थे। छठ में भी एक घटना हुई थी, लोग मर गए थे। और ये तो रावण वध तो हर साल होता है, ये कोई नई बात तो थी नहीं आज के दिन। फिर कहां कैसे ये चूक हो गई? अगर किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उसको तुरंत रोका क्यों नहीं गया? व्यवस्था क्यों नहीं थी? निकास की व्यवस्था कैसे? जहां एक और अमेरिका के साथ कई देश इस्लामिक स्टेट के खात्मे की बात कर रहे हैं, वहीं इस आतंकी संगठन का आतंक दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस्लामिक स्टेट ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें ब्रिटिश नागरिक एलन हेनिंग का सिर कल्म करते दिखाया गया है। इस्लामिक स्टेट इससे पहले 3 लोगों की ऐसे ही निर्मम हत्या करके उसका वीडियो रिलीज कर चुका है। इस आतंकी संगठन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने आईएस पर हवाई हमले बंद नहीं किए तो एक अमेरिकी नागरिक की भी इसी तरह हत्या कर दी जाएगी। पहले के वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक नकाब लगाया आतंकी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को धमकी देता नजर आ रहा है। आईएस आतंकी इस वीडियो में कहता है, ओबामा तुमने सीरिया पर हवाई हमला शुरू कराया जिसमें हमारे लोग निशाना बन रहे हैं, तो इसलिए ये सही है कि हम तुम्हारे लोगों के सिर कलम करते रहें। उत्तरी इंग्लैंड के रहने वाले हेनिंग को पिछले साल सीरिया में बंधक बनाया गया था। हेनिंग की पत्नी बारबारा ने इसी हफ्ते रिहाई के लिए अपील की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आईएस के हाथों एलन हेनिंग का कत्ल दर्शाता है कि ये आतंकवादी कितने बर्बर हैं। डेविड ने यह भी कहा कि हम इन कातिलों को पकड़ने और सजा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। देखिए ऐ मालिक तेरे बंदे हम, रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ newsfirst.tv पर। हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। अब नहीं होंगे आप किसी भी खबर से बेखबर, क्योंकि अब आपको अलर्ट करने आ गया है दुनिया का सबसे तेज न्यूज चैनल newsfirst.tv, सबसे पहले आप तक। अपना देश है रंगीन, हम सब है खाने के शौकीन, गली मोहल्ला सभी जगह तीखा और नमकीन, जायकों का मेला, लज्जतदार ये छौका, खाने के साथ देसी बाइट में मिलेगा। अब आपको शेफ बनने का मौका। देखिए देसी बाइट रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ newsfirst.tv पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। दशहरे पर हर साल नागपुर में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया। सबसे पहले झांकी दिखाई गई, इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण लगातार दिखाया गया। ऐसे में मोहन भागवत के इस भाषण को राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित करने को लेकर विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। उधर कांग्रेस और वाम दलों ने दूरदर्शन के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना की है।
वहीं भाजपा इसका बचाव करती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस एक विवादास्पद संगठन है और करीब 1 घंटे के इस प्रसारण को एक खतरनाक परंपरा बताया। Private channel is, how can it be bad for public broadcaster? It has to also survive. It's like any other free media. When it covers Congress leaders' speeches, nobody criticizes. Misuse the national broadcaster to propagate the sectarian ideology of the RSS is what the Modi government is doing. I believe the Information Broadcasting Minister owes an explanation and an apology to this country. This government should be careful in using the public media, like the government media, for such things. Means then it will set an example. खबरों को आगे बढ़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी चूक हुई है। आपको बता दें कि मोदी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। जिस प्लेन से मोदी सफर कर रहे थे उसी प्लेन में डिफ्यूज हैंड ग्रेनेड बम मिला है, जिसके बाद से सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। अमेरिकी दौरे के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर वैकल्पिक तौर पर तैयार रखे गए एयर इंडिया के प्लेन बोइंग 746 से डिफ्यूज हैंड ग्रेनेड मिला है। किसने लगाया मोदी के विमान में हैंड ग्रेनेड? मोदी की सुरक्षा में कैसे लगी इतनी बड़ी सेंध? क्यों नहीं की गई विमान की जांच? अगर जांच की गई तो आखिर क्यों हुई इतनी बड़ी चूक? किससे हुई इतनी बड़ी चूक? कौन जिम्मेदार है इस चूक के लिए? इस खबर के बाद से ही सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि वैकल्पिक प्लेन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब किसी वजह से जंबो जेट में कोई तकनीकी खराबी आ जाए। ऐसे में उड़ान न भर पाने की स्थिति में स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट का प्रयोग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट .tv। वहीं खबर लेते हैं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने का असर चुनावी मैदान में दिखने लगा है। जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता नारेबाजी कर नेताओं का विरोध कर रहे हैं, वहीं दोनों पार्टियों के बड़े नेता भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन टूटने का असर चुनावी मैदान में दिखने लगा है। शिवसेना की नजर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह विलेन बन गए हैं। जहां जहां शिवसैनिक इकट्ठा होते हैं वो सीधे अमित शाह को निशाना बनाते हैं। उद्धव ठाकरे की शस्त्र पूजा के दौरान भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां पर शिवसैनिकों ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इसी वजह से अब शिवसेना और बीजेपी के बीच की लड़ाइयां बढ़ती नजर आ रही हैं। शिवसेना की युवा शाखा के नेता और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के अच्छे दिन आए तो हमारी जरूरत नहीं रही। 24 वर्षीय युवा नेता ठाकरे ने भरोसा जताया है कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट newsfirst.tv। वहीं खबर लेते हैं फिल्मी जगत से। ऋतिक रोशन बैंग बैंग के जरिए बॉक्स ऑफिस पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने से बेहद खुश हैं। उनकी फिल्म बैंग बैंग रिलीज के पहले ही दिन करीब 28 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही, जबकि उनकी फिल्म क्रश 3 में पहले दिन 25 करोड़ रुपए कमाए थे। ऋतिक ने कहा, मैं खुश हूं कि मैं अपने दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रहा। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए newsfirst.tv के साथ जुड़े रहिए। अपना